Assalamu alaikum to all. Today the lecture topic is about median test. Median test जो है हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। आज के लेक्चर में हम लोग मीडियन टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसकी हाइपोथेसिस क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको न्यूमेरिकली किस तरह सॉल्व करते हैं और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू में इसका क्या रोल प्ले होता है, क्या इसको यूज़ किया जा सकता है और इसका यूज़ करना इफ़ेक्टिव है या नहीं है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। So first we look on the definition or concept of median test. Why we use median test and what purpose we use the median test. The median test is a non-parametric test used to determine whether independent random samples which may be of unequal size or taken from populations with the same medians. हम लोग मीडियन टेस्ट को यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स थे जो कि अनइक्वल साइज़ के थे, यानी कि उनका जो साइज़ था सैंपल 1 जो था उसका साइज़ डिफरेंट था और सैंपल 2 का साइज़ जो था वो डिफरेंट था। ठीक है, वो हमने जो पॉपुलेशन से लिए हैं क्या उन दोनों सैंपल्स के मीडियन सेम हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मीडियन टेस्ट को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ये चेक कर सकें कि जो दो सैंपल्स हैं हमारे पास क्या उन दो सैंपल्स के और साइज़ भी उनका अनइक्वल है, उनके मीडियन सेम हैं कि नहीं है। ठीक है, इसलिए हम मीडियन टेस्ट यूज़ करते हैं। Now let's see the hypothesis of median test. फर्स्ट वन इज नल हाइपोथेसिस। तो H1 क्या होगा कि हमने कहा कि जी मीडियन हमने देखनी है कि हमारे जो सैंपल्स हैं हमारे पास दो अनइक्वल साइज के जो सैंपल्स हैं हमारे पास क्या उनके मीडियन सेम है कि नहीं है। तो हमारे पास H0 का होगा कि मीडियन 1 इक्वल है मीडियन 2 के और यानी कि 2 पॉपुलेशन हैविंग द सेम मीडियन। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि मीडियन 1 नॉट इक्वल टू मीडियन 2, द टू पॉपुलेशन हैव नॉट द सेम मीडियन। ठीक है, ये हमारे हाइपोथेसिस होंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं और कौन सा मेथड कौन सा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसका टेस्ट प्रिंसिपल क्या है, इसके असूल क्या है, रूल्स क्या है इस टेस्ट को अप्लाई करने के जो इसकी वजह से ये एप्लीकेबल होगा। तो ये टेस्ट जो है वो बेस कर रहा होता है इस प्रिंसिपल पर कि दैट अबाउट हाफ ऑफ द ईच सैंपल ऑब्जर्वेशन विल बी अबव एंड अबाउट हाफ विल बी बिलो द मीडियन, यानी कि जो मीडियन वैल्यू होती है हमारे पास उस मीडियन वैल्यू से हाफ जो सैंपल की जो वैल्यूज़ हैं वो अबव में जाती हैं और हाफ सैंपल की जो वैल्यूज़ हैं वो बिलो में आती हैं, यानी कि वो मीडियन वैल्यू से कुछ वैल्यूज़ जो ज़्यादा होंगी वो अबव में जाएंगी और जो मीडियन वैल्यू से वैल्यूज़ कम होगी वो बिलो में आएंगी। ठीक है, तो फिर ही हम कह सकते हैं कि हमारा जो H0 है वो ट्रू है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों, अब हमारे पास सैंपल 1 है, ये हमारे पास सैंपल 1 के ऑब्जर्वेशन है और ये हमारे पास सैंपल 2 के ऑब्जर्वेशन है। हमने क्या किया, हमने 1 और 2 की सैंपल के ऑब्जर्वेशन को ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, सैंपल 1 की ऑब्जर्वेशन भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सैंपल 2 की ऑब्जर्वेशन भी। हमने ये नहीं करना कि सैंपल 1 की ऑब्जर्वेशन को अलग से अरेंज किया जाए और सैंपल 2 की भी ऑब्जर्वेशन को अलग से अरेंज किया जाए, ऐसा नहीं करना, बल्कि दोनों सैंपल के ऑब्जर्वेशन को इकट्ठे देखना है कि जो इसमें वैल्यूज़ हैं वो पहले लिखनी है, फिर जो इसमें वैल्यू होगी वो बाद में वो लिखनी है, यानी कि जो सी छोटी वैल्यू होगी ना दोनों सैंपल में से वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि दोनों सैंपल्स को मिला के, दोनों का बेशक साइज डिफरेंट है कुछ भी है, हमने मीडियन टेस्ट में अलग अलग सैंपल को अरेंज नहीं करना, हमने दोनों सैंपल्स की वैल्यू को मिक्स करके उनको अरेंज करना है एक असेंडिंग ऑर्डर में और फिर उसमें से मीडियन की वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, हम इसको न्यूमेरिकली एक एग्जांपल देखेंगे तो उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से करना है। और फिर हमने उसको अरेंज करने के बाद मीडियन की वैल्यू लेनी है और मीडियन की वैल्यू लेने के बाद फिर जो सैंपल उसके अबव होगा वो जो वैल्यूज़ कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो इधर लिख देनी है और जो उसके बिलोंग होंगे उस मीडियन से वैल्यू हमने इधर लिख देनी है। ठीक है,
अब हर सैंपल को हमने काउंट करना है और इसके अंदर जो मीडियन की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल मीडियन की वैल्यू हमारे पास इस टेस्ट में अगर 12 आती है और हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आई है एक सैंपल में वो भी 12 आई है, ठीक है, तो हमने ये वाली वैल्यू जो आई होगी ना, जिसमें सेम मीडियन की वैल्यू शो होगी, हमने उस वैल्यू को जो है वो नहीं काउंट करना, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। ये इस मीडियन टेस्ट का रूल है। तो क्या रूल है? पहला रूल ये है कि इसके अंदर जो मीडियन है, हम लोगों ने दोनों सैंपल जो है हमारे पास, उसको हमने मिक्स करके इकट्ठा अरेंज करना है। ये नहीं करना कि सैंपल 1 और सैंपल 2 को अलग अलग हम अरेंज करें उसके डाटे को और देन उसमें से मीडियन फाइंड करें। इस तरह हमारे पास 2 मीडियन आ जाएंगे। हमने सिर्फ एक मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि दोनों सैंपल्स के मीडियन सेम हैं कि नहीं है। इसलिए हमने सैंपल 1 और सैंपल 2 की जो वैल्यूज हैं उनको इकट्ठे अरेंज करना है, उसमें से फिर मीडियन की वैल्यू को फाइंड करना होता है। मीडियन की वैल्यू को फाइंड करने के बाद जो अबव मीडियन वैल्यूज होंगी वो लिख देनी है इधर, और जो बिलो मीडियन वैल्यूज होंगी वो लिख देनी है इधर, ठीक है। और फिर हमने जो हमारे पास अगर सेम मीडियन वैल्यूज आ जाती हैं तो हमने उस वैल्यू को इग्नोर कर देना है, उसको अपने टेबल के अंदर काउंट नहीं करना। तो ये हमारे पास टेस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हुए मीडियन टेस्ट को रन करते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकली कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एन आइडेंटिकल एग्जामिनेशन वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू 2 classes of students, or one class contained 13 students and the other class contained 17 students. The test scores of the 30 students are given below. अब यहाँ देखें, आपके पास 2 सैंपल है, आपके पास दो सैंपल्स हैं आपके पास, ठीक है, एक क्लास 1 का और एक क्लास 2 का। अब क्लास 1 में जो है वो 13 स्टूडेंट्स हैं और क्लास 2 में जो है वो 17 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास सैंपल है वो कितने का है? 30 स्टूडेंट्स का है। अब हमने इस 30 स्टूडेंट में से देखना है कि कौन से वाले जो है मीडियन वैल्यू जो है इनमें से हमारे पास आती है, ठीक है। इसको अरेंज करना है, यानी कि हमने अलग अलग से अरेंज नहीं करना, बल्कि हमने जिस तरह अगर हमारे पास सबसे इस सब में से छोटी वैल्यू क्या है, सब में छोटी वैल्यू है हमारे पास इसमें भी और इसमें भी है, वो 51 है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाती है? 52 नहीं है, 53 है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है 54। अब 54 इधर भी है और इधर भी है, हमने उसी तरह इसको 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है। फिर 54 के बाद हमारे पास आ जाती है 61, ठीक। फिर आएगी 64, ठीक है। फिर आएगी 65, देन 66 एंड 66, ठीक है। इस तरह से इसको हमने अरेंज करना, यानी कि अलग अलग सैंपल्स को अरेंज नहीं करना, बल्कि दोनों क्लासेस जो हैं यानी दोनों सैंपल्स जो हैं उनको एक ही सैंपल कंसीडर करते हुए हम लोगों ने इस डाटे को अरेंज करना है। और फिर जब हमने उसको लिखना है ना टेबल में, कंटेंजेंसी टेबल में जो हमने लिखना है, यानी कि 2 into 2 टेबल में जब हमने इसको लिखना है, वो हमने सैंपल 1 और सैंपल 2 के अकॉर्डिंग लिखना होता है, ठीक है। यानी कि हम इसको देखते हैं किस तरह। इस एग्जाम्पल को हम एक प्रॉपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि आपको हर स्टेप जो है वो क्लियर हो जाए कि हम किस तरह इसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हमारे हाइपोथेसिस क्या बनेंगे? हमारा एच नॉट होगा द मीडियन स्कोर ऑफ क्लास 1 इक्वल्स टू द मीडियन स्कोर ऑफ क्लास 2, ठीक है, यानी कि इक्वल हमें देखना है कि है कि नहीं। और एच वन नॉट यानी एच वन जो है वो क्या होगा हमारे पास? द मीडियन स्कोर ऑफ क्लास 1 डिफर टू द मीडियन स्कोर्स ऑफ क्लास 2, ठीक है। यहाँ पर इक्वल्स आ गए एच नॉट में और एच वन में जो है वो डिफरेंट हो गया। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारे पास, यानी कि जितना भी एरर की चांसेस होते हैं वो हम लिखते हैं, तो अल्फा है हमारे पास 0.05, और जो इसके अंदर टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगी वो काई स्क्वायर की यूज होगी, क्योंकि हम इसको मीडियन टेस्ट को काई स्क्वायर टेस्ट को फॉलो करते हुए, काई स्क्वायर का जो टेस्ट है ना, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट 2 into 2 कंटेंजेंसी टेबल वाला, उसको फॉलो करते हुए हम लोग जो है मीडियन टेस्ट की वैल्यू जो है उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाती है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसके का, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे इस टेस्ट में। नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब हमारे पास जो डाटा था वो सारे एक डिसेंडिंग फॉर्म में था, हमने उसको एक रेंज फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इस तरह हमने इसको रेंज फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इसमें से अपनी मीडियन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये 30 वैल्यूज़ हैं, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए, अगर तो हमारे पास एक मीडियन की वैल्यू आए ना, तो हम कहते हैं कि भाई ये ठीक है, हम इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर अगर हमारे पास 2 मीडियन की वैल्यू हो, जिस तरह अगर देखें 30 वैल्यूज़ हैं, हमने यहाँ से जो है 1 2 3 4 5 6, यानी ये पहले आप यहाँ से 6 छोड़ दें, ठीक है, और यहाँ से आप 6 छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने छोड़ दी। फिर हमने क्या किया, यहाँ से
मज़ीद हमने 2 छोड़ी, ठीक है। यहाँ से भी हमने जो है वो 2 जो है वो छोड़ दी। अब यहाँ से मज़ीद 2 हमने छोड़ी, फिर यहाँ से जो है वो 2 छोड़ दी, फिर ये 2 छोड़ी, ये 2 छोड़ी, ठीक है। फिर ये 2 छोड़ी, ये 2 छोड़ी, तो हमारे पास जो 2 मिड वाली वैल्यूज़ आई वो ये आई, यानी कि 74 और 76 वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब 74 और 76 वाली जो वैल्यू है, इसको हम लोगों ने ये हमारे पास 2 मीडियन वैल्यूज आई। अब इन 2 वैल्यूज को से हमने एक वैल्यू किस तरह निकालनी है कि हम इन 2 वैल्यूज को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आई मीडियन की 75। अब हमने जितनी भी ये वैल्यूज हैं, अब हमने इन चीज वैल्यूज को नहीं देखना, अब हमने सैंपल 1 और सैंपल 2 की वैल्यूज को देखना है और फिर देखना है कि सैंपल 1 में कितनी वैल्यूज जो है वो 75 से अबव है और कितनी वैल्यूज 75 से बिलो हैं, और इसी तरह सैंपल 2 में कितनी अबव है और कितनी बिलो है, उसको देखते हुए हमने अपना टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब हमने वो वैल्यूज देखते हुए जो है वो अपना टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया और इस तरह से हमारा जो एक वैल्यूज हैं वो आ गई। अब हमारे पास ये फॉर्मूला था, अब इस फॉर्मूले में हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए थी, तो उसको मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पर ही वो वैल्यूज लिख दी हैं कि a प्लस पी क्या है, b प्लस डी की वैल्यू क्या है, सारी वैल्यूज कौन कौन सी हैं वो लिख दी। उसके अलावा अगर ए डी है तो मतलब a को मल्टीप्लाई करेंगे d से तो हमारे पास a डी की वैल्यू आ जाएगी, और b को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो हमारे पास bc की वैल्यू आ जाएगी। उन सारी वैल्यूज को पुट किया, कैलकुलेशन की, हमारे पास जो वैल्यू आई कैलकुलेटेड जो क्राइस्कर की वैल्यू आई वो आई 1.22। अब हमने क्रिटिकल रीजन आप सबको फाइंड करना आता ही होगा कि हमने इसको किस तरीके से फाइंड करना है, इसको हमने कंपेयर करना है, और हमने कंपेयर किया तो उसके नतीजे में हमें पता चला कि जो हमारी क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है हमारी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू से। सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे और ये कंक्लूड करेंगे कि मीडियन स्कोर्स ऑफ क्लास 1 इक्वल्स टू क्लास 2, यानी कि हमने मीडियन जो है, जो मीडियन टेस्ट से ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये मीडियन के दोनों पॉपुलेशन के मीडियंस जो हैं, यानी क्लास 1 का मीडियन और क्लास 2 का मीडियन जो है वो दोनों सेम है हमारे पास, वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन जो है वो सही तरीके से कलेक्ट की गई है, जो पॉपुलेशन जो कंसिडर की गई है इस एग्जांपल के लिए वो ठीक की गई है, ठीक है। यानी सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो है वो ये वाली एग्जांपल हमें दे रही है। आपको ये क्लियर होगी होप्स हो कि सारी के सारी नोमेरिकली हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं और किस तरह से इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं, वो भी आपको एक चीज़ क्लियर होगी मीडियन टेस्ट की। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें पता तो चल गया कि हम इस टेस्ट को, ऑब्वियसली बात है मोस्टली बच्चों को पता होता है कि किस तरीके से हम जो है वो टेस्ट को सॉल्व करते हैं और उसको न्यूमेरिकली किस तरह से हम लोग उसकी कैलकुलेशंस करते हैं और उसके रिजल्ट्स किस तरह आते हैं, उसको कैसे कंपेयर करते हैं। मोस्टली ये वाला काम जो है न्यूमेरिकली करने वाला स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन जो उसके अलावा स्टूडेंट्स होते हैं, सोशल साइंसेस के, बिजनेस के दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने सारे के सारे हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस नहीं देखी होती, नहीं की होती। उनको सिर्फ इस बात से गर्ज होती है कि ये जो टेस्ट हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं इसका क्या पर्पस है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसके हाइपोथेसिस किस तरह से बना सकते हैं, और इसके अलावा ये यूज़फुल या एफिशिएंट टेस्ट है हमारे रिसर्च वर्क के लिए या नहीं है। तो अगर हम लोग रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मीडियन टेस्ट जो है वो एफिशिएंट टेस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हमारे लिए एफिशिएंट वैल्यू वो होती है जो हमारी ओवरऑल वैल्यूज़ को बताए, ठीक है, यानी कि हमारे ओवरऑल मीन को बताए। हम जब मीन्स को कंपेयर करते हैं, मीन्स को चेक करते हैं, यानी कि टी टेस्ट के थ्रू करते हैं, जी के थ्रू करते हैं, उसके अलावा एफ के थ्रू करते हैं, तो वो वाली वैल्यूज़ जो है वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होती हैं एज़ कम्पेयर जब हम कोई भी मीडियन वैल्यू को या मोड वैल्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें कि हमने सारे के सारे डाटा को छोड़ के सिर्फ एक वैल्यू यानी एक मीडियन वैल्यू को स्पेसिफिक कर दिया और उस मीडियन वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने बाकी का सारा जो है अपना कंक्लूजन दिया। तो जब हमारे पास डाटा ही हम ओवरऑल यूज़ नहीं कर रहे तो हम किस तरीके से बता सकते हैं, किस तरीके से कह सकते हैं कि ये वाला टेस्ट जो है वो हमारे डाटे के लिए एफिशिएंट है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास जब रिसर्च का डाटा होता है तो आपके पास जब भी आप डाटा एंट्री करते हैं तो मोस्टली जो है या तो वो स्केल पे डिपेंड कर रहा होता है डाटा, तो उसकी ऑब्जर्वेशन मिल रही होती है 1 2 1 2 1 2, तो वो फिर ज़्यादा आप कैसे वहाँ से, यानी कि अगर हमारे पास 800 रिस्पॉन्डर्स का डाटा है
तो हम कैसे वहाँ से मीडियन को फाइंड करेंगे, ठीक है, मीडियन वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब जैसे हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखी तो उसमें सारी वैल्यूज डिफरेंट थी, ठीक है, एक न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन दे रही थी। लेकिन अगर हम लोग अपना रिसर्च डाटा देखें, SPSS पे अगर हम लोग कर रहे हैं काम, तो वहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास जितना भी वो डाटा शो हो रहा है वो ऑलमोस्ट सेम ही ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 में शो कर रहा है, रिस्पॉन्स जो है वो शो हो रहे हैं। तो कोई भी एक एग्जैक्टली एक मीडियन वैल्यू पे हम नहीं आ सकते। अगर फॉर एग्जांपल हम आ भी जाएं तो हम ओवरऑल मीन वैल्यूज को इग्नोर करते हुए सिर्फ एक मिडल वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, और उसके साथ बाकी डाटा को कंपेयर करते हुए जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हमारा जो टेस्ट है वो एफिशिएंट रिजल्ट हमें नहीं देगा, वो सही नहीं होगा, वो इतना सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा जितनी को बाकी टेस्ट जो है वो रखते हैं। इसलिए अगर हम मैन विटने यू टेस्ट मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, और वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ज़्यादातर जो यूज़फुल टेस्ट है वो मैन विटने यू टेस्ट है, क्रुस्किल वैलिस टेस्ट है, उसके अलावा हमारे पास कुलमोग्रोव है, और इसके अलावा एक दो और टेस्ट है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर, और बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं। इनके रिजल्ट्स को भी हम लोग सिग्निफिकेंट कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो ऑलरेडी नॉन नॉर्मल होता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो जब हम लोग रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू मी, मैं ओवरऑल इसको इंटरप्रेट नहीं कर रही, लेकिन मीडियन टेस्ट जो है वो नहीं ठीक होता, और ये बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स ने भी इसके बारे में यही पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोगों ने रिसर्च डाटा के ऊपर मीडियन टेस्ट को अप्लाई करना है तो इन मोस्ट ऑफ द 1 to 2 केसेस में ये एप्लीकेबल है, नहीं तो बाकी केसेस में जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता, और इसको जो है वो प्रेफर नहीं करना चाहिए। इससे आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है, ओवरऑल जो आपके एनालिसिस रिजल्ट्स हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इसको जो मीडियन टेस्ट जो है वो इतना एफिशिएंट टेस्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो इसको यूज़ मत किया जाए रिसर्च के डाटा के ऊपर। वैसे अगर आपने न्यूमेरिकली इसको समझना है, न्यूमेरिकली इसको करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि आपने दो मीडियन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कि वो देखना है कि वो इक्वल्स हैं कि नहीं है, ठीक। होप्स हो कि आपको आज मीडियन टेस्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल को भी मैंने आज एक्सप्लेन किया हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज़ करते हुए, और उसके अलावा कि हम इसको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि हमने कौन सा टेस्ट जो है वो यूज़फुल है हमारे रिसर्च डाटा के लिए, कौन सा नहीं है। तो मेरा मकसद है कि मैं जो भी टेस्ट एक्सप्लेन करूँ उसका पर्पज़ बताते हुए ये भी बता दूँ कि भाई ये क्यों यूज़फुल है, और अगर इसको यूज़फुल है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इस तरह मैंने मीडियन टेस्ट के बारे में भी बताया। तो मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं जो भी आपको टेस्ट डिस्कस करूं आपके साथ, उसके ओवरऑल पर्पस को, उसके यूज़ को एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको अपने रिसर्च डाटा के ऊपर उसको लगाते हुए प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और इसी वजह से मैंने इसको क्लियर किया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया है या आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर आंसर करूँगी। उसके अलावा कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप अगर वीडियो चाहते हैं कि ये वाली टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो नहीं बनाई और वो मुझे बनानी चाहिए, तो आप वो भी आके मेंशन कर सकते हैं, मैं वहाँ उस टॉपिक पे वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। देखते रहिए मेरे चैनल को और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, उन लोगों के साथ जो लोग रिसर्च कर रहे हैं सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।